हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? आज हम चैप्टर करेंगे इन्वायरमेंट। चैप्टर 1 है ये, क्लास 7 ज्योग्राफी। जैसे आप सबको पता है कि यूपीएससी के अंदर जो बेसिक्स बुक हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस है, तो हम सारी जितनी भी ज्योग्राफी की बेसिक्स बुक्स हैं 7 से लेकर 12 तक वो सारी करेंगे। तो चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। पहला चैप्टर आपका इन्वायरमेंट है, तो हम उसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको एक आंसर फॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका है कि ये वर्ड जो है इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो फ्रेंच से लिया गया है, जिसको हम इन्वायर कहते हैं। इसका मतलब होता है नेबरहुड। ये बेसिक इन्वायरमेंट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इन्वायरमेंट। ये अफेक्ट होता है बाय पीपल, प्लेस और थिंग। इसके अंदर कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं, कुछ ह्यूमन फिनोमिना होते हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ह्यूमन मॉडिफाई इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ह्यूमन जो है वो छेड़खानी करता है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, जैसे हम कहते हैं। तो ह्यूमन जो मॉडिफिकेशन करता है हमारे इन्वायरमेंट में, वो कुछ ऐसा है कि जैसे पॉल्यूशन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना। ये ऐसे तरीके से क्या करता है, वो ह्यूमन मॉडिफाई करता है इन्वायरमेंट को। और जब ह्यूमन मॉडिफाई कर रहा है इन्वायरमेंट को, तो ऑब्वियस है कि इन्वायरमेंट भी कुछ रिएक्शन देगा। तो इन्वायरमेंट क्या करता है, डिजास्टर आ जाता है। इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, कि डिजास्टर आते हैं, नेचुरल कैलेमिटी आती हैं, फ्लड्स हो गई, ये सारी चीजें, अर्थक्वेक वगैरह, ये सारी की चीजें क्या होती हैं कि जब इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है ह्यूमन को, ये तब आती है। अब हम देखेंगे ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के। पहला कंपोनेंट हमारा है नेचुरल, दूसरा हमारा ह्यूमन मेड, तीसरा हमारा ह्यूमन। तो हम नेचुरल के बारे में समझेंगे। तो नेचुरल यहीं पर मैं आपको यहीं बता देती हूँ कि नेचुरल जो है उसके अंदर आ जाती है आपकी वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिथोस्फीयर। जब ये तीनों साथ में आते हैं, वाटर, एयर, लैंड, तब ये बायोस्फीयर बनता है, क्योंकि ये एक तरीके की लाइफ सपोर्ट करता है। इसके अंदर बायोस्फीयर के अंदर एक लाइफ सपोर्ट होती है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इन्वायरमेंट की, प्रॉपर डेफिनेशन। इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग इन विच वी लाइव। इट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट वो है जिसके अंदर हम रहते हैं। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंट कहलाती हैं। अब इसके अंदर कुछ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं? अब बायोटिक वो चीजें होती हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जी रही हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ये सारी हमारी बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाती हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट हमारे हो गए नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लेस, माउंटेन, बिल्डिंग्स, लैंड्स, जो हमारे आसपास है। और ये सारी चीजें मिलके, अबायोटिक और बायोटिक मिलके ही एक लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। देखिए, मैंने पिछले उसमें आपको बताया कि क्या इन्वायरमेंट होती है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फिनोमिना होते हैं और ह्यूमन फिनोमिना होते हैं। तो हम ये नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, मतलब नेचुरल फिनोमिना के बारे में। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज नेचुरल इन्वायरमेंट, तो आप आंसर करेंगे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर और एयर, प्लांट, एनिमल्स मिलकर ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसमें अबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ये एक डायग्राम में जो बनाने की कोशिश किया, अगर आपको क्लियर दिखता है तो ठीक है, वरना मैं इसमें पिक्चर्स डाल दूंगी। तो ये क्रिएट करता है, ये एक डायग्राम में डिपिक्ट कर रहा है कि बायोस्फीयर किस तरीके से बनता है। ओके, जहां पर एटमॉस्फेयर, लैंड, मतलब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और आपका हाइड्रोस्फेयर सब मिलके एक बायोस्फीयर क्रिएट करते हैं, एक लाइफ क्रिएट करते हैं, एक लाइफ पॉसिबल करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर देखिए कि इन्वायरमेंट के लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर कंपोनेंट है। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो लिथोस्फेयर जो है टॉप लेयर होती है हमारी अर्थ की, मतलब सॉलिड क्रस्ट होती है जिसमें हम रह रहे हैं, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। जब आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे अर्थ जो है लेयर में डिवाइडेड है, तब वहां पर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है। अभी फिलहाल जो जिस सॉलिड क्रस्ट पे हम रह रहे हैं अर्थ की, वो होती है लिथोस्फेयर। ये किस तरीके से, किस चीजों से बनी हुई है? ये रॉक से, मिनरल से और थिन लेयर ऑफ सॉइल से बनी हुई है। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन एंड प्लेट्यू। लिथोस्फेयर मतलब कि एक लैंड के ऊपर आपने देखा कई तरीके की चीजें होती है, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। इट इज डोमेन दैट प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। जो लिथोस्फेयर है वही हमें ग्रासलैंड वगैरह, इसी जमीन पर ही हमारे कुछ ग्रासलैंड बनते हैं, इसी जमीन पे हमारे कुछ फॉरेस्ट बनते हैं, तो ये हमें डोमेन प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर डोमेन ऑफ वाटर, मतलब कि जहां पर भी वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, अलग अलग सोर्सों से हमें वाटर मिलता है, और अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, अलग अलग टाइप की वाटर बॉडीज है, जैसे कि रिवर, हमें रिवर से पानी मिलता है, लेक से पानी मिलता है, ओशन से पानी मिलता है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर एक ऐसी चीज है जिसके वजह से बहुत सारी, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ हो गई, वो
सर्वाइव करती है। बहुत से जैसे प्लांट्स हो गए, ओबियस है कि प्लांट्स बिना पानी के ग्रो नहीं कर सकते, तो हाइड्रोस्फीयर वहां पर भी जरूरी है, तो और ह्यूमन बींग्स के लिए भी जरूरी है। तो ये इट इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। 71% ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ पे टोटल 71% वाटर है, उसमें से भी 3% वाटर जो है वो फ्रेश है, जो फ्रेश है सिर्फ, और जो 1% है सिर्फ वही पीने लायक है, और बाकी का जो है हमारे ग्राउंड में, ग्लेशियर्स में, ग्राउंड के अंदर है, जो हमारे पास मतलब सरफेस पे नहीं है, जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं है, वो पानी है हमारा 1%, और 3% जो है हमारा फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, और 71% जो है टोटल वाटर है। तो हमने पीछे लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एटमोस्फीयर क्या होता है। थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमोस्फीयर, हमारे एटमोस्फीयर को एयर की जो लेयर है उसने सराउंड कर रखा है, और इसको होल्ड करने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि आप जैसे जानते हैं गैसेस ही हैं, डस्ट है, वाटर वेपर्स है, जो हमारे सराउंडिंग में हैं, तो इसने कैसे एकदम से अर्थ के पास रुकी हुई है, मतलब उड़ क्यों नहीं जाती, गैस तो जैसे हमें पता है कि उड़ जाती है इतनी जल्दी, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने ये होल्ड करके रखी हुई है जितनी भी एटमोस्फीयर एयर है। ओके, तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ सन। इस लाइन को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये सन है जहां पर ये हम हैं, एटमॉस्फेयर में हमारी एक ओजोन लेयर होती है जो हमें इनकी सन की जो यूवी रेज होती हैं उससे बचाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लेयर नहीं होगी तो कितनी डिजीज हो सकती है, कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह काफी सुना होगा आपने, तो ये सारी डिजीज हो सकती है। तो इससे क्या हमें ये एटमॉस्फेयर ही बचाता है। तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ सन। तो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर्स। इसके अंदर 78% जो है हमारा एटमॉस्फेयर वो नाइट्रोजन से बना है, 21% आपको ऑक्सीजन मिलेगी, और बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, जैसे नियोन हो गई, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे CO2 हो गया, ये सारी गैसेस आपको यहाँ पर और भी मिलेंगी। तो चेंज इन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। अगर हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो हमारा वेदर और क्लाइमेट दोनों बदल जाता है। अगर आप एग्जांपल लें तो इस समर के टाइम पे जब हीट पड़ती है तो उससे वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है, हमें गर्मी लगने लग जाती है। जैसी सर्दियां आती हैं वैसे ही हमें क्या होता है, ठंड लगने लग जाती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो इससे इस पूरे जो हमने देखा कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो भी हमने देखा, इससे पता चलता है कि क्या ये इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ लिथोस्फीयर पे हम लाइफ जी सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोस्फीयर पे लाइफ जी सकते हैं, या एटमॉस्फेयर पे सिंगल लाइफ जी सकते हैं? ये सारे के सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक भी चीज नहीं होगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इससे पता चलता है कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट टू फॉर्म अ लाइफ। हमें लाइफ फॉर्म करने के लिए लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों की जरूरत है, जो एक बायोस्फीयर बनाती है। मैंने आपको बताया था, पीछे डायग्राम दिखाया था, मैं पिक जरूर लगाऊंगी, वहां से आप देख लीजिए। हमने नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड बाय इंटरेक्टिंग विद इट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। इंसान जो है एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना सीख गए और उन्होंने मॉडिफाई करना शुरू कर दिया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को। अगर हम कंपेयर करें अर्ली ह्यूमंस और मॉडर्न ह्यूमंस के हिसाब से, तो अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे, वो फिशिंग वगैरह करते थे, वो हंटिंग करते थे, वो उसी से खा लेते थे, वो कोई इंटरेक्शन नहीं करते थे, मतलब कोई क्रॉप वगैरह ग्रो नहीं कर रहे, कोई लैंड को यूज नहीं करते थे, वो सेटल्ड नहीं थे, वो इधर से उधर घुमा करते थे। मॉडर्न ह्यूमन जो है वो सेटल्ड हो गए, उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, उन्होंने डोमेस्टिकेट एनिमल्स लीड सेटल्ड लाइफ, उन्होंने ये सब शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने इन्वेंशन करी, इंसान ने इंटरेक्ट किया जब हमारे एनवायरमेंट से, तो उसने बी का इन्वेंशन किया, उसने जो है सरप्लस फूड करने लगा, प्रोडक्शन करने लगा। मतलब कि पहले जो लोग थे, पहले तो यहाँ अगर आप अर्ली ह्यूमंस में देखेंगे तो यहाँ पर तो लोग सिर्फ अपने खाने को, वो भी मिल गया तो मिल गया, मतलब नहीं, वो भी जैसे कि आपको जैसे ट्रीज पे कोई फ्रूट उग रहा है या कोई ऐसे एनिमल्स की फिशिंग वगैरह करके, ये सारे काम करके वो अपना पेट भरा करते। अर्ली ह्यूमंस ने, मॉडर्न ह्यूमंस ने क्रॉप तो ग्रो करना शुरू करा, पर उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सरप्लस में ग्रो करना शुरू करा, जिससे कि उन्होंने पैसे कमाए। उन्होंने अपनी नीड के हिसाब से नेचर को एक्सप्लॉइट किया, एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया। आपको जैसे पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ था, उस ग्रीन रिवोल्यूशन में जब हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया तो क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, एक्सेसिव यूज करा पेस्टिसाइड्स का, और ये सारे जो
यूज के वजह से क्या हुआ, लैंड एक्सप्लॉइट हुआ। तो हमें एक यहाँ पर क्या मैंने पॉइंट लिखा है, बट ह्यूमन मस्ट लर्न टू लाइव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियसली। मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को उतना ही एक्सप्लॉइट करना चाहिए जितना हम आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी वो झेल सके, और हम झेल पाए। जो कॉन्सिक्वेंस होंगे इसके, अगर आप इतना एक्सप्लॉइट करेंगे तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि ये हम जान भी नहीं सकते। हमारी आगे आने वाली जो फ्यूचर लाइफ है वो शायद से एग्जिस्ट भी ना कर सके, इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फिलहाल हम। तो हमें उतना ही एक्सप्लॉइट करना चाहिए जितना हमें चल जाए, तो इन अ हार्मोनियस वे। हम जान चुके हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। आप देखेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। ये टर्म्स आपको काफी सिमिलर लगेंगी, बट इनकी मीनिंग जो है वो डिफर करती है कहीं ना कहीं। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट इन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। हमारे जो कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए थे कि नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन कंपोनेंट्स जो हैं, उनका जो रिलेशनशिप है हमारे इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट के अंदर, उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब इन्वायरमेंट के साथ, उसके इनहैबिटेट के साथ क्या रिलेशन है वो, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। काफी सिंपल था। अब हम यहाँ देखेंगे कुछ पॉइंट्स। रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इंक्लूडिंग ह्यूमन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है? इकोलॉजी। स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर हैबिटेट। लिविंग थिंग्स जो हैं और उनके हैबिटेट जो है, उनके बीच के जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को भी हम इकोलॉजी कहते हैं। अब हम देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपके प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स इन पर्टिकुलर एरिया, एक जगह के, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है यहाँ, उस जगह के प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स को और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वहां जो रह रहे हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। आप सिंपल में से ये भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट प्लस इकोलॉजी इज इक्वल टू इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में आपके अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। इकोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया आपकी स्टडी आ जाती है रिलेशन की। तो ये हमारा एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर जो है, चैप्टर फर्स्ट आपकी क्लास 7 ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का, यहाँ खत्म होता है। मैं, अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट में, तो मैं यहाँ पर इसके आगे एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपीएससी के एग्जाम्स में या जीएस पेपर